तो आज मैं आपको बताऊंगा डबल प्रोग्रेशन मेथड के बारे में, जिसके थ्रू आपको ये समझ आ जाएगा कि कैसे आपको अपने वेट्स को इंक्रीज करना है जिम में एक्सरसाइज करते हुए, या सेट टू सेट कैसे उसे इंक्रीज करना है या कब उसे डिक्रीज कर लेना है। और अगर ये मेथड आपको समझ आ गया और आपने ठीक से अपनी ट्रेनिंग में इम्प्लीमेंट कर पाया, तो आप 3 से 4 महीने में बहुत अच्छी ग्रोथ अपने मसल मास में देख पाएंगे। और ये वीडियो मैंने बॉडी बिल्डिंग के पर्पज से बनाई हुई है। और अगर आप एक पावर लिफ्टर हैं तो इस वीडियो में ऐसा कुछ आपके लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि जो मेरा सारा फोकस है वो बॉडी बिल्डिंग की तरफ है। इस मेथड को एक्सप्लेन करने से पहले हमें एक चीज समझनी है, जो कि मैं अपनी बाकी वीडियोस में ही बताता हूँ, कि हम जो एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं या हम वेट उठाते हैं, तो हमारा जो मेन टारगेट होता है वो होता है मसल बिल्डिंग। ना कि हमारा टारगेट है उस एक्सरसाइज को लगाना या हमारा टारगेट है वेट उठाना। तो सबसे पहले हमें ये चीज अपने दिमाग में रखनी है कि अगर हम कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें उसके थ्रू मसल बिल्ड करना है, इसलिए हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए हमें उसके वेट उठाने में ज्यादा इंडल्ज नहीं होना है, ताकि हमारी टेक्निक वगैरह ब्रेक ना हो। तो हमें सबसे पहले अपनी टेक्निक परफेक्ट रखनी है या परफेक्ट करने की कोशिश करनी है। जैसे मैं भी आज तक परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरा जो ध्यान होता है वो अपनी मसल को टारगेट करने पे होता है, ना कि वेट को मूव करने पे। वो उसका एक बाय प्रोडक्ट आप कह सकते हैं कि हमें वो करना पड़ेगा मसल अचीव करने के लिए। तो बस इसीलिए हम वेट को लिफ्ट कर रहे हैं। तो अब हमें अपनी फॉर्म पे फोकस रखना है, जिसमें कि आपको ध्यान रखना है कि हम जिस भी ग्रिप पे, यानी कि अगर मैं किसी मशीन पे सर्टेन विड्थ में बेंच प्रेस लगाता हूँ या कोई क्वाड की मूवमेंट करता हूँ, तो मैं अपने पैरों की जो पोजीशन रखता हूँ, ये सब चीजें हमें बार बार चेंज नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप बार बार उसको चेंज करेंगे तो प्रोग्रेस को ट्रैक करने में दिक्कत होती है। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। और अगर आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मोमेंटम यूज नहीं करना है। जैसे कि अगर आप बाइसिकल लगा रहे हैं तो आप ऐसे कंधे को झुलाने लग रहे हैं, लेटरल रेज लगाते हुए आप बहुत ज्यादा स्विंग कर रहे हैं, तो ये सब हरकतें एक्सरसाइज करते हुए नहीं करनी है। हमें अपनी पहले टेक्निक सही रखनी है। क्योंकि मैं चाहे आपको कोई भी मेथड एक्सप्लेन कर दूं, अगर आपकी टेक्निक सही नहीं है तो आप उस मेथड को अप्लाई ही गलत तरीके से करेंगे और आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और मेरा वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि मैं चीजें आपको सिखा पाऊँ। क्योंकि मैं जिस वे में वीडियो बनाता हूँ, वो मैंने खुद सालों साल गलतियां करी हैं और अभी भी लोगों को अपने जिम में करते हुए देख रहा हूँ। तो मेरा ये गोल है कि लोग इन वीडियोस को देख के सीख पाएं। और अगर एक इंसान भी सीख पाया तो मुझे लगता है कि ये वीडियो बनाने का कुछ ना कुछ तो फायदा है। तो बात करते हैं कि डबल प्रोग्रेशन मेथड कैसे काम करता है। तो अगर मैं सिंपल टर्म में समझाऊं, तो जैसे मैं किसी एक्सरसाइज के 20 किलो से 10 रैप परफॉर्म कर रहा हूँ या 12 रैप लगा ले रहा हूँ, तो अब मेरे दिमाग में बार बार ये है कि मुझे उस पर वेट इंक्रीज करना है। तो ये सिंपल हमारा प्रोग्रेशन का मेथड हो गया। क्योंकि जैसा कि डबल प्रोग्रेशन नाम से आपको समझ अगर आ गया होगा, तो हम इसमें दो चीजों पे प्रोग्रेस करते हैं। तो एक सिंपल सेट लगाते हुए, जो जनरली हम लोग जिम में करते हैं, कि हमने कोई एक सेट लगाया और सर्टेन वेट पे लगाने के बाद हम अगले सेट पे वेट बढ़ा देते हैं। तो हमें डबल प्रोग्रेशन मेथड में पहले रैप अचीव करने हैं, फिर उसके बाद वेट इंक्रीज करना है। यानी कि हम रैप पे भी जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं और उसके बाद वेट पे प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसीलिए इसका नाम बना है डबल प्रोग्रेशन मेथड। अब हमें वेट इंक्रीज करने के लिए एक सर्टेन रैप रेंज चाहिए, यानी कि 8 से 12 या 10 से 15, इस तरीके की कोई भी एक रैप रेंज, क्योंकि डबल प्रोग्रेशन मेथड इसी के थ्रू ही काम करता है। तो अब मैंने रैप रेंज के ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है जो कि चैनल पे है, तो आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने साइंटिफिक रिसर्च के साथ एक्सप्लेन करा है कि मसल बिल्डिंग के लिए जो बेस्ट रैप रेंज होती है, वो कितने से कितने रैप के बीच में हमें ट्रेनिंग परफॉर्म करनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि हमें सेट्स में अपने वेट पे और रैप पे दोनों पे प्रोग्रेस करनी है। अब मैं आपको सिंपल अपने एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैं किसी कंपाउंड लिफ्ट में जनरली अपनी जो रैप रेंज है वो 8 से 12 की रखता हूँ। तो अब मैं किसी एक्सरसाइज पे 12 रैप अगर परफॉर्म कर लेता हूँ और मैं उसके बाद अगर उस पर वेट इंक्रीज करता हूँ, तो हो सकता है कि मेरे रैप 8 से नीचे चले जाएं, या मुझे इतना आइडिया ना हो कि मुझे कितना वेट इंक्रीज करना है। तो डबल प्रोग्रेशन मेथड का ये बहुत ज्यादा फायदा है कि ये आपकी मूवमेंट को भी खराब नहीं होने देगा। क्योंकि जैसे मैं अपनी 8 से 12 की रैप रेंज रखता हूँ, तो अगर मैंने किसी के 12 रैप परफॉर्म कर लिए, तो मैं उसमें तब तक वेट नहीं बढ़ाऊंगा जब तक कि मैं अपने 3 सेट, 2 सेट या 4 सेट जितने ही परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं सभी में सेम रैप अचीव ना कर लूँ। यानी कि पहले मैं अगर पहले ही सेट पे 12 रैप लगाने का वेट बढ़ाने वाला था, तो अब मैं अपने तीनों सेट पे 12 12 रैप लगाने के बाद ही वेट इंक्रीज करूंगा, ताकि जब मैं वेट इंक्रीज करूं तो बहुत ज्यादा मुझे ड्रॉप देखने को ना मिले अपनी स्ट्रेंथ में। और मुझे वेट भी इतना ही इंक्रीज करना है कि जिससे मैं अपनी रैप रेंज के अंदर बना रहा हूँ। इसीलिए मैंने एक रैप रेंज रखी हुई है। जैसे कि 8 से 12 है, तो मैं अगर
5 किलो या 2.5 किलो जो भी वेट इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मैं उस रैप रेंज के अंदर बना रहा हूँ कि मैं 8 से 9 रैप परफॉर्म कर पाऊँ। हालांकि 8 से कम रैप लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैं वेट्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहता हूँ, ना कि वेट के कंट्रोल में आना चाहता हूँ। और मेरा जो गोल है वो कोई पावर लिफ्टिंग नहीं है, वो बॉडी बिल्डिंग है। तो हमें कंट्रोल से वेट लिफ्ट करना है, अपनी मसल को अच्छे से ट्रेन करते हुए। तो इसीलिए मैं एक सर्टेन रैप रेंज के अंदर रखता हूँ कि कहीं वो वेट इतना भारी ना हो जाए कि मैं अपनी मूवमेंट पे से ध्यान हटा के और वेट पे सिर्फ रैप अचीव करने पे मेरा ध्यान चला जाए। तो इसलिए मैं 8 से 12 की जैसे रैप रेंज रखता हूँ अपने कंपाउंड मूवमेंट पे। तो जब मैं उसमें वेट इंक्रीज करूंगा, अगर मैं तीनों सेट में 12 रैप अचीव कर लेता हूँ, तो मैं इतना ही वेट इंक्रीज करूंगा कि मैं 8 से नीचे ना जाऊं। अब मान लीजिए कि मैंने पहले सेट में 10 रैप अचीव कर लिए, अगले में 9, और उससे अगले में 8 या हो सकता है 9। तो मैं अब तब तक उस पर वेट इंक्रीज नहीं करूंगा जब तक मैं अपने सभी सेट पे 12-12 रैप फिर से अचीव ना कर लूं। तो इस मेथड के थ्रू हमारी जो टेक्निक है वो खराब नहीं हो पाती, क्योंकि हम एक सर्टेन रैप रेंज में काम करते हैं और रैंडमली हमारी ट्रेनिंग नहीं होती। हमारी ट्रेनिंग पे जो सारी चीजें हैं वो प्लान है कि हम अगर इस स्पीड से रैप पे प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, तभी हम वेट पे प्रोग्रेस करेंगे। ना कि आज मेरे को ज्यादा अच्छा फील हो रहा है तो मैंने वेट बढ़ा दिया, और अब मेरे को आज अच्छा फील नहीं हो रहा है तो मैंने अपना वेट कम। तो एक हमारी ट्रेनिंग प्लान तरीके में होनी चाहिए, ताकि मैं उसको ट्रैक कर पाऊँ अच्छे से। तो मैं यहाँ सेट्स की बात कर रहा हूँ, वो मैं सेट्स को फेलियर तक लगाने की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं किसी के 10 रैप लगा पा रहा हूँ और 10 रैप लगा रहा हूँ, इन दोनों बातों में फर्क है। क्योंकि अगर मैं अपने जिम में कहता हूँ कि कितने रैप आपको लगाने, तो मैं देखता हूँ वो 10-12 रैप लगा के और रख देते हैं, और इतना ईजी उन्हें वो सेट लगता है। तो शक्ल से पता लग जाता है कि इस सेट में तो कोई उन्हें स्ट्रेस ही नहीं लगा। आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ कि मेरी जेब में अगर 100 रुपए है, तो मैं 10 भी खर्च सकता हूँ, 20 भी खर्च सकता हूँ, 50 भी खर्च सकता हूँ, बट मैं 110 नहीं खर्च कर सकता। इसी तरीके से कि मेरे पास लिमिट है, मैं 10 से ऊपर रैप नहीं लगा सकता। तो वो जो 10 रैप मैंने लगाए वो एक बहुत हार्ड सेट है, और उसमें तब जाके बॉडी को स्ट्रेस प्रोवाइड होगा। तो मैं अपनी ट्रेनिंग में इंटेंसिटी पे बहुत ध्यान रखता हूँ। तो मैं आपको जो यहाँ सेट्स की बात कर रहा हूँ, वो इसी तरीके की टफ सेट्स की बात कर रहा हूँ। ना कि आपने, अगर आप 10 का डंबल लगा सकते हो और आप 7.5 से उठा के 10-12 रैप लगाएंगे, तो आप 10 से 12 रैप लगा सकते हो, तो 7.5 से 12 रैप लगाने पे आपके सारे मसल फाइबर टारगेट नहीं होंगे। तो उस सेट का ऐसा कोई मतलब नहीं है। और ये डबल प्रोग्रेशन अगर आप देखेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि ये तो मेथड ठीक नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जो भी सेट्स की बात कर रहा हूँ, वो फेलियर पे ट्रेन करने की बात कर रहा हूँ। तो अब अगर आपने 10 से 12 रैप लगा लिए, या आप तीनों सेट में 12 रैप अचीव करवाए, तब आप फिर से उसमें वेट इंक्रीज कर दीजिए। एक चीज जो मोस्टली लोग नहीं समझ पाते, या जिसे मैं देखता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग लोगों की सही नहीं है, कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं अपने बाइसिकल पे 20 के डंबल से 12 रैप लगा रहा हूँ, तो जब मैंने पहला सेट लगाया और फिर उसके बाद मैंने दूसरा सेट लगाया और तीसरा सेट लगाया, भले ही मैंने तीनों सेट 20 किलो से लगाए, बट वो तीनों सेट में 20 किलो नहीं है वो वेट। जब मैं पहला सेट लगा लिया, तो जो मेरे पास एनर्जी का स्टोर था, या जो मेरे मसल फाइबर्स में ताकत थी वेट को लिफ्ट करने की, वो परफॉर्मेंस अगले सेट में ड्रॉप हो जाएगी, और उसके बाद फिर तीसरे सेट में ड्रॉप हो जाएगी। ऐसे ही परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके ड्रॉप होती जाती है, क्योंकि हम धीरे धीरे करके फटीग जनरेट कर रहे हैं और वो एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी में। सिंपल तरीके से हम समझे तो कि हम धीरे धीरे करके थकते जाते हैं। तो अगर हम सेम वेट से भी काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम, जो 20 किलो का वेट था, अब वो मुझे हैवी फील होगा, यानी कि वो टेक्निकली वैसे भी बढ़ चुका है। तो आपका जो ये बहुत ज्यादा फोकस है कि मैंने वेट इंक्रीज नहीं करा अपने पहले सेट का दूसरे पे, तो इससे आप समझ लीजिए कि हम धीरे धीरे थकते जा रहे हैं। टेक्निकली वो वेट वैसे भी हैवी होता जा रहा है, क्योंकि एक दिमाग में बायसनेस हमेशा बनी रहती है एक्सरसाइज करने वाले लोगों के, कि उनका फोकस हमेशा वेट पे रहता ही रहता है। तो अगर आप इस तरीके से समझेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि वेट, अगर हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते जा रहे हैं सेम वेट से भी, तो टेक्निकली वो वेट भी हैवी होता जा रहा है। तो आप बहुत ज्यादा परेशान ना होके अपनी जो मसल बिल्डिंग का टारगेट है उस पर ध्यान दीजिए। अब डबल प्रोग्रेशन को कंपाउंड पे कैसे इंप्लीमेंट करना है और आइसोलेशन पे कैसे करना है, या कुछ मूवमेंट पैटर्न जो इसमें एक्सेप्शन है उन पे कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो समझ लीजिए। तो जैसे कंपाउंड मूवमेंट में कई अलग अलग मसल इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैं अगर चेस्ट में प्रेसिंग लगा रहा हूँ, कोई स्क्वाट का वेरिएशन लगा रहा हूँ, या बैक की कोई मूवमेंट लगा रहा हूँ, तो उसमें अलग अलग मसल ग्रुप इन्वॉल्व है। तो इसमें आप 4 से 5 रैप का गैप रखिए अपनी रैप रेंज में, यानी कि जैसे 8 से 12 या फिर 10 से 15, ऐसा गैप। क्योंकि जनरली जब हम किसी भी लिफ्ट पे वेट इंक्रीज करते हैं, या तो हम डंबल पे इंक्रीज करेंगे, या हम अपने प्लेट के थ्रू इंक्रीज करेंगे, या हम मशीन में इंक्रीज करेंगे,
तो वो आप देखेंगे कि अगर डंबल से या किसी और भी मेथड से इंक्रीज करेंगे तो आपको कम से कम 5-7 किलो तो वेट इंक्रीज हो ही जाएगा टोटल लिफ्ट में। तो हम किसी भी कंपाउंड में इतना गैप रखें कि हम अपनी जो लोअर रैप रेंज है उसके अंदर बने रहें, इतना वेट इंक्रीज ना करें कि हम अपनी जो लोअर रैप रेंज है उसके बाहर निकल जाएं। और अगर हम इससे कम रैप का गैप रखेंगे कि अगर मैं 8 से 10 की रैप रेंज रखूंगा तो जब मैं 10 के बाद वेट बढ़ाऊंगा तो हो सकता है मैं 6-7 पे चला जाऊं। तो इसीलिए मेरे को 4 से 5 रैप रेंज का गैप उसमें रखना है। अब बात करते हैं अपने आइसोलेशन मूवमेंट के बारे में। जैसे अगर हम चेस्ट पे कोई फ्लाई लगा रहे हैं, डंबल कर्ल लगा रहे हैं, ट्राइसेप्स की कोई मूवमेंट है, लेग एक्सटेंशन है, लेग कर्ल है, तो इसमें आप 5 से 7 रैप रेंज का भी गैप रख सकते हैं। जैसे मैं इसको 10 से 15, 16 तक या 17 तक भी रखता हूँ। अब इसमें बहुत सारे मसल इन्वॉल्व नहीं है, तो सेम टाइप की फोर्स जनरेट नहीं होती। तो इसमें आपको 2 से 3 रैप का फर्क रखना है आइसोलेशन में और कंपाउंड में, ताकि जब आप इसमें वेट इंक्रीज करें तो आप सेम लेवल की प्रोग्रेस नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे मसल इन्वॉल्व होते हैं कंपाउंड में, और इसमें सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व यानी कि सिंगल मसल इन्वॉल्व होता है। तो आप इस पे थोड़ा सा अपना जो गैप है रैप रेंज का वो ज्यादा रखिए, उसको 6-7 तक रखिए। और अब एक दो एक्सेप्शन इसमें जो है, डेल्ट की मूवमेंट हो गई, कि हमारी जो लेटरल रेज की मूवमेंट साइड लेटरल की मूवमेंट हो गई, कि अगर हम डंबल लेटरल रेज लगाते हैं या केबल लेटरल या कुछ भी रियर डेल्ट की मूवमेंट है, तो ये मसल इतने ज्यादा छोटे हैं कि जो रैप रेंज में मैं अपनी प्रोग्रेस करने के लिए रखता हूँ वो है कि मैं 3 सेट एटलीस्ट 18 से 20 रैप के लगा पाऊँ, तब मैं जाके उस पर कुछ वेट इंक्रीज करूँ, ताकि मैं जब आगे के सेट परफॉर्म करूँ तो मैं उसमें एटलीस्ट 8 से 10 रैप तो लगा ही पाऊँ तीनों सेट्स में। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये दो मसल ऐसी एक्सेप्शन है कि आपको इन पे रैप रेंज बहुत हायर साइड रखनी पड़ेगी, ताकि आप तभी इसमें धीरे धीरे करके ठीक से प्रोग्रेस कर पाए। हालांकि लगाने वाले लोग सीधा 10 के बाद 12 का डंबल 15 का डंबल उठाने लगते हैं, बट उनकी टेक्निक में देखता हूँ वो किसी काम की नहीं होती। तो ऐसी ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है जिससे कोई रिजल्ट प्रोड्यूस ना हो सके और वो बिना मतलब का फटीग हमारी बॉडी में जनरेट करे, जो हमारी रिकवरी में भी हिंड्रेंस क्रिएट करता है। अब इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है कि क्यों आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड की वजह से मसल गेन नहीं कर पा रहे हैं। वो चैनल पे है, आप उसे जाके जरूर देखिए। अगर आप उस वीडियो को समझ गए तो जो आप सालों साल खराब कर सकते हैं ट्रेनिंग करते हुए, वो प्रोग्रेस आपकी बच जाएगी और आप उसको जल्दी अचीव कर पाएंगे। नहीं तो आप उसी प्रोग्रेस को करने में सालों लगा सकते हैं। तो अब इस वीडियो में मैंने आपको जो चीजें एक्सप्लेन कर दी, कि सबसे पहले हमें टेक्निक पे फोकस करना है, दूसरा हमें एक सर्टेन रैप रेंज चाहिए अपने इस मेथड पे अप्लाई करने के लिए, और हमें कंपाउंड्स पे थोड़ा अलग रैप रेंज रखनी है, आइसोलेशन पे अलग रैप रेंज रखनी है, और हमें कभी भी इतना ही वेट इंक्रीज करना है कि हम अपनी रैप रेंज से बाहर ना जाए। और ये मेथड अगर आपने 2 से 3 महीने ठीक से अप्लाई कर लिया तो आप देखेंगे कि 3 महीने में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे अपनी मसल ग्रोथ में, बशर्ते कि आपको अपनी डाइट ठीक रखनी है और अपनी स्लीप पैटर्न ठीक रखना है। तो अगर आपका कोई कंसर्न हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।